नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय लेते हुए उनकी कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी ही आयु में उनकी मां का निधन हो गया था। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा भी कक्षा 9वीं तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला ने हिंदी में साहित्य की रचना की। साथ ही उन्हें संगीत में भी रुचि पैदा हुई उनकी पत्नी की प्रेरणा के कारण। सन 1918 में उनकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे उनके पिता, चाचा, चचेरे भाई सब एक एक करके चल बसे। यह वह दौर था जब भारत में ही नहीं पूरे विश्व में स्पेनिश फ्लू नामक एक महामारी फैली हुई थी, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है। और अंत में उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, हिला दिया। तो इस तरह निराला का जीवन इतना आसान नहीं रहा। चुनौतियों का उन्होंने कदम कदम पर सामना किया। इस तरह उन्होंने अपने जीवन में एक के बाद एक अपने परिजनों को, परिवार के जनों को खो दिया, मानो मृत्यु से उन्होंने साक्षात्कार किया हो। हिंदी साहित्य में निराला का खासा योगदान है। निराला छायावाद के स्तंभ कवियों में गिने जाते हैं। उन्हें मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि का अर्थ हुआ कि ऐसे कवि जिन्होंने कविता को बंधनों से मुक्त किया, आज़ाद किया, छंद में बंधी हुई कविता को छंद मुक्त किया। साहित्य सौंदर्य के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि आप नियमित रूप से साहित्य सौंदर्य चैनल देखते हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल द्वारा प्राप्त इस नोटिफिकेशन के अनुसार 84% लोग इस चैनल को देखते हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब आपको केवल एक बटन दबाकर करना है, किंतु इससे जो चैनल पर काम करने वाले मेरे साथी हैं और मैं हूँ, तो हम सभी का हौसला बढ़ता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है एक बार फिर कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपके बहुत काम आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। गीत गाने दो मुझे एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने संघर्ष करने वाले व्यक्ति के दुख को अभिव्यक्त किया है और उसके दुख को दूर करने के लिए कवि यहाँ पर गीत गाना चाहते हैं। निराशा में आशा का संचार करना चाहते हैं। संघर्ष, तकलीफ, कष्ट, चुनौतियों को झेलते हुए आगे बढ़ने वाले इस व्यक्ति को समाज किस तरह से प्रताड़ित करता है, या जो दबा कुचला हुआ समाज का हारा हुआ वर्ग है, शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसे पूंजीपति वर्ग किस तरह से अपने पैसों के बल पर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, उसे शोषित करता है, उसे अपने पैरों के तले कुचलता है, उसका जीवन जीना कितना मुश्किल हो चुका है, उसी की व्याख्या करते हुए यह कविता कवि ने यहाँ पर लिखी है। ऐसे थके हुए व्यक्ति के जीवन में, निराशा में आशा का संचार करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं कविता गीत गाने दो मुझे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित। गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। कवि कहते हैं वेदना अर्थात दर्द, दर्द को रोकने के लिए मैं गीत गाना चाहता हूँ, क्योंकि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। यहाँ पर होश का मानवीकरण किया गया है कि जो होश वाले लोग हैं, जो काफ़ी संभले हुए लोग हैं, उनके भी होश उड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी तकलीफ़ें देखी हैं, इतने कष्ट सहे हैं, तो उनकी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। अब एक मज़दूर होता है, उस मज़दूर को सहारा किसका मिलना चाहिए? अपने मालिकों का मिलना चाहिए। तो यहाँ पर पाथेय अर्थात सहारा देने वाले हाथ जो थे, उन्होंने ही उस बेचारे मज़दूर को लूट लिया है। अर्थात अगर कोई मज़दूर यदि बीमार हो जाए तो उसे उम्मीद होती है कि उसका मालिक
उसकी सहायता करेगा, बीमारी में उसकी मदद करेगा और दवा पानी करेगा। किंतु यदि वही मालिक उसके काम पर ना आ पाने के कारण उसकी तनख्वाह काट लेता है, मदद करना तो दूर, उसके 2 दिन के 4 दिन के पैसे काट लेता है, तो उसी पंक्ति को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है कवि ने, कहते हुए कि हाथ जो पाथे ये थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कि जिन हाथों से सहारे की उम्मीद थी उन्हीं हाथों ने, उन्हीं ठाकुरों के अर्थात पूंजीपति वर्ग के हाथों ने रात को हमें लूट लिया है। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। यहाँ पर काल का मानवीकरण किया गया है। काल अर्थात मौत, मृत्यु। जो इस तरह के मजदूर वर्ग है जिन्हें एक वक्त की रोटी मेहनत किए बिना नहीं मिल सकती, उनका मानो कंठ रुकता जा रहा हो और ऐसा लग रहा है काल, मृत्यु साक्षात चलकर उनका गला घोटने के लिए उनके पास आ रही हो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। यहाँ पर संसार का मानवीकरण किया गया है कि मानो संसार जहर खाकर हार मानकर बैठ गया हो, पूरे संसार में जहर फैल गया हो। जहर यहाँ पर प्रतीक है भ्रष्टाचार का, शोषण का, अत्याचार का और भेदभाव का। तो इन सब बातों के कारण ये जो खूबसूरत सा संसार है वो ऐसे लगता है मानो जहर से भर गया हो। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, अर्थात लोग एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को जो परिचय अपना देते हैं, वो अमीर गरीब का होता है, हिंदू मुस्लिम का होता है। ये जो भेदभाव है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, अपना पराया, अपनी जाति का दूसरी जाति का, ये जो बातें हैं यह उचित नहीं है परिचय देने की। कवि कहते हैं लोग एक दूसरे को गलत परिचय से देखते हैं, इन्हीं भावनाओं से देखते हैं जिससे उनके बीच प्यार नहीं पनप पाता और यह संसार सुंदर नहीं बन पाता, रहने लायक नहीं बन पाता। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कवि कहते हैं इस खूबसूरत प्रथा, धरती माता की लौ कहीं बुझ रही है, उसे जलाने के लिए हमें फिर से जल उठना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल उठो फिर सींचने को, सींचा जाता है पौधे को। तो लौ प्रथा की, जो प्रथा की पृथ्वी की लौ है, खूबसूरती है वो है भाईचारे में, आपस में प्रेम से रहने में। ये कहीं ना कहीं इसकी लौ कवि कहते हैं बुझती जा रही है और इस लौ को फिर से जगाने के लिए हमें जल उठना पड़ेगा, अर्थात हमें खुद को जलाना होगा, खुद के स्वार्थ को जलाना होगा, तभी हम भाईचारे की लौ को फिर से जिंदा कर सकते हैं, गरीबों के साथ होने वाले अत्याचारों को रोक सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं इस प्रथा की लौ को जलाने के लिए, इस प्रथा की, पृथ्वी की खूबसूरती को सींचने के लिए आपको जल बनना है। जल अर्थात यहाँ पर पानी। तो यहाँ जल शब्द का 2 तरह से प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द के साथ 2 अर्थ चिपके हुए हैं, अतः श्लेष अलंकार है। एक जल का अर्थ है पानी और दूसरा जल का अर्थ है जल जाना, दाह अर्थात त्याग, अपने स्वार्थ को जला देना। जब हम अपने स्वार्थ को जलाएंगे तभी हम किसी की मदद करने योग्य बनेंगे, तभी हम किसी की मदद कर सकेंगे। दूसरी तरफ इस पृथ्वी की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए इसे सींचना पड़ेगा और हम सब उसमें जल की भूमिका निभाएंगे, अर्थात पानी की तरह। जैसे पानी पौधों को सींचता है, उसी तरह इस पृथ्वी की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए इसमें भाईचारा, आपसी प्रेम, भेदभाव को दूर करके, मन मुटाव को दूर करके, गरीबों का शोषण न करके, उनके अधिकार उन्हें देकर हमें भाईचारे की भावना का विकास करना होगा, तभी यह पृथ्वी फिर से रहने योग्य हो पाएगी। तो कवि इस खूबसूरत संदेश के साथ इस कविता को यहाँ पर समाप्त करते हैं और इस कविता के कुछ ज़रूरी प्रश्न इस प्रकार हैं। सप्रसंग व्याख्या के लिए चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, यह पैराग्राफ पूछा जाता है। सप्रसंग व्याख्या के लिए भी और काव्य सौंदर्य के लिए भी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें रूपक अलंकार है, मानवीकरण है होश के भी होश छूटे, और आ रहा है काल देखो।
काल का भी मानवीकरण है। तो कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, तो यहाँ काल का भी मानवीकरण किया गया है। संसार का भी मानवीकरण किया गया है। जल उठो फिर सींचने को, जल शब्द में श्लेष अलंकार है जिसके दो अर्थ निकलते हैं। इस कविता से, इस कविता का केंद्रीय भाव का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि गीत गाने दो मुझे, कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इस कविता के केंद्रीय भाव में आप ये जो ऊपर लिखा है गीत गाने दो मुझे कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है, यहाँ से लेकर निराशा में आशा का संचार कवि करना चाहते हैं, यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ आप 3 नंबर के उत्तर के लिए लिख सकते हैं। यही एक प्रश्न इस कविता से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कविता गीत गाने दो मुझे का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। आज की कविता में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई। आप कमेंट बॉक्स में यह बात अवश्य बताइए मुझे कि आप सरोज स्मृति एक लंबी कविता है, उसे पार्ट्स में पढ़ना चाहते हैं या आधे घंटे का पूरा वीडियो आप देखने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, तभी अगला वीडियो सरोज स्मृति का आपके लिए बनाया जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।